फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट में। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, जिसको ग्लाइकोलाइसिस साइकिल या तो इम्बेडेन-मेयरहोफ पाथवे भी बोलते हैं। तो इसमें हम आज देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे, इनर्जेटिक्स एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार एग्जाम में आता ही है, इसलिए पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएंगे जल्दी जल्दी में देखेंगे तो। और साथ ही साथ मैं इसको समझाने के लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे इस ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के आसानी तरीके से याद किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता कैसे है, किस तरीके से होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है, ये अर्थ। हम लोग कहाँ पर है, अर्थ पे। अब अर्थ में क्या क्या होता है, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। अब सबको जीने के लिए क्या करते हैं, खाना तो खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, प्लांट्स भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खाना खाता है। उस खाना में होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट, लिपिड्स और विटामिन होता है। ये सारे खाने में पाए जाते हैं। मगर अभी हमारा टॉपिक क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जिसमें क्या है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तभी हम बस कार्बोहाइड्रेट के लेंगे और उसमें भी हम लेंगे ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज को लेंगे। ठीक है, तो खाना में कार्बोहाइड्रेट में क्या आया, ग्लूकोज, हमने ग्लूकोज खाया। अब ग्लूकोज खाने के बाद क्या होगा, हमें एनर्जी मिलता है। अब किस तरीके से मिलता है, ये ग्लूकोज जो है ये ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद ये देता है पायरुविक एसिड, जिसको पायरुवेट बोलते हैं। और उस ब्रेक डाउन होने की प्रक्रिया में उस टाइम पे क्या होता है, एटीपी रिलीज होता है, एटीपी निकलता है, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी काम करता है, यानी कि हमारे बॉडी में शक्ति देने का काम करता है एटीपी। ये जो ग्लूकोज है ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में, और उस दौरान एटीपी निकलता है और वो एनर्जी के रूप में काम करता है। जैसे कि फ्रेंड, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब कभी गर्मी धूप होता है तो हमारे बॉडी में ताकत नहीं होता है, उस टाइम पे हम क्या पीते हैं, ग्लूकन डी हो गया या तो नींबू का पानी हो गया, हम ये सब पीते हैं कि हमें एनर्जी मिले। तो जो नींबू पानी या ग्लूकन डी है डायरेक्ट हम पीते हैं, और डायरेक्ट तो एनर्जी नहीं होता है, एनर्जी नहीं आता है, कुछ तो होता होगा हमारे बॉडी में ग्लूकन डी के साथ या नींबू के साथ, तभी तो एनर्जी आता है। तो ग्लूकन डी या नींबू है, वो क्या होता है, ग्लूकोज उसमें होता है, और वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर पायरुविक एसिड में आता, कन्वर्ट होता है और एटीपी रिलीज होता है। इस तरीके से हमारे बॉडी में ग्लूकन डी हो गया, कुछ भी नींबू पानी हो गया, कुछ भी इस तरीके से काम करता है। अब चलो इसको डिफिनीशन से समझते क्या है। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस इज यूनिवर्सल सेंट्रल पाथवे। ये जो है सारे एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्योंकि एनर्जी तो सबको चाहिए जीने के लिए, तो ग्लाइकोलाइसिस तो सब में होना चाहिए, तो ये सब में होता है। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, नाम में समझिए ग्लाइकोलाइसिस, ये दो वर्ड मिलके बना है। यहाँ पर ग्लाइकोज जो है ग्रीक वर्ड से आया है, ये इसका मतलब होता है स्वीट और शुगर, लाइसिस मतलब डिसोल्यूशन या ब्रेक डाउन। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका डिफिनीशन क्या लिखा है, ग्लाइकोलाइसिस डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस कन्वर्टिंग ग्लूकोज या ग्लाइकोजन टू पायरुवेट और लैक्टेट along with the production of small quantity of energy in the form of ATP। अब इसका मतलब क्या है ये समझते देखिए, ग्लाइकोलाइसिस एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है। इसका मैं पाथवे दिखाऊं तो ये इस तरीके से पाथवे होता है, तो यानी कि ये बहुत सारा रिएक्शन इसमें होता है, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। हमें पता है कि ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है हमारे बॉडी में, वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट, जिसको एरोबिक कंडीशन बोलते हैं, या तो लैक्टेट एनारोबिक कंडीशन। देखिए इधर क्या होता है, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन करता है, बिना ऑक्सीजन को, जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक कंडीशन। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, और जब कहीं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं एरोबिक कंडीशन। उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और उस दौरान थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एटीपी रिलीज होता है, जिसको हमें बॉडी में एनर्जी के सोर्स में काम करता है हमारे बॉडी में ये। ठीक है, अब ये जो है इसका लोकेशन, तो देखिए जो ग्लाइकोलाइसिस है साइटोप्लाज्म में होता है। अब देखिए ये जो है हमारा सेल हो गया। अब ये जो हमारा सेल है, इस सेल का स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब होता है। अब ये जो डॉटेड है, ये डॉटेड जो है इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में ही ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पूरा कंप्लीट होता है। इस पाथवे के इम्बेडेन-मेयरहोफ पाथवे या ईएम पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। ओवरऑल रिएक्शन देखें तो देखिए इसमें जो होता है ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब ग्लूकोज का फार्मूला हमें पता है कि C6H12O6 होता है। अब पायरुविक एसिड का फार्मूला होता है C3H4O3। अब एक ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स है वो दो पायरुविक एसिड, कितना है, दो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब ग्लूकोज का कार्बन कितना C6 होता है, मगर पायरुविक एसिड का C3 होता है, कार्बन 3 ही होता है, इसीलिए ये डबल रिलीज होता है, डबल एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनता है। अब इसको हम पूरा साइकिल के रूप में पूरा चीज़ हम देखते हैं धीरे धीरे।
तो इसका रिएक्शन जिसको हम पाथवे भी बोलते हैं, ये क्या होता है, ये 10 स्टेप रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, 10 अलग अलग स्टेप होता है, मगर ये जो 3 फेज़ में होता है, 3 फेज़ आने की, एक फेज़ हो गया एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ और प्राइमरी फेज़, दूसरा स्प्लिटिंग और तीसरा एनर्जी जनरेशन फेज़। इसको नाम एनर्जी इन्वेस्टमेंट इसलिए दिया गया है कि क्योंकि हमने पहले देखा जो एटीपी होता है वो क्या होता है, एनर्जी होता है, तो उसमें हम एटीपी देते हैं, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी यानी कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, एनर्जी इसमें देते हैं। स्प्लिटिंग यानी कि टूटना, और एनर्जी जनरेशन में एटीपी इसमें से ना देते नहीं है, मगर वो रिलीज़ होता है, निकलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी जनरेशन फेज़। इसको हम धीरे धीरे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ और प्राइमरी फेज़, इसको हम पूरा रिएक्शन समझते हैं तो और बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, ये इसका रिएक्शन हो गया पूरा स्ट्रक्चर के साथ, और एक और स्ट्रक्चर है, एक और इसका साइकिल है, ये बिना रिएक्शन के साथ मैंने बनाया है। ये दोनों ही पीडीएफ के साथ अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे। अब इसको समझते हैं किस तरीके से होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है 10 स्टेप मैकेनिज्म है, यानी कि देखिए स्टेप 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके 8 9 10 ऐसे कर करके यह कितना है, 10 स्टेप मैकेनिज्म है। अब इसमें 2 कलर से डिनोट किया गया है, देखिए एक रेड कलर से एक ब्लैक। ये जो रेड कलर वाला है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि एक ही, देखिए इसमें एक ही लाइन है, एक ही मुंह है, इसमें 2 मुंह है, यानी कि इरिवर्सिबल मतलब कि इससे ये तो बनेगा, मगर इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर से ग्लूकोज नहीं बन पाएगा। मगर इस केस में क्या है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो ये है, इससे फिर से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, और इससे फिर से ये बैक होके इस बन सकता है, यानी कि इससे ये भी बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है, और यहाँ पर नहीं है, यानी कि इसलिए इसको रेड कलर से डिनोट किया गया है कि ये इरिवर्सिबल स्टेप है। अब इधर कुछ इंजाइम यूज हुआ है, जैसे कि हेक्सोकाइनेज, फोस्फो हेक्सोज आइसोमरेज। थोड़ा सा मैं इंजाइम का कंसेप्ट बता देता हूँ, तब स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर इंजाइम जो है काइनेज, यानी काइनेज जो होता है फोस्फोराइलेशन में यूज़ होता है, यानी कि फोस्फोरस का एड होना, फॉस्फेट ग्रुप को एड होना। आइसोमेरेज जो कि आइसोमेराइजेशन में यूज होता है, जिसका 2 एग्जाम्पल है, एपीमेरेज, म्यूटेज। लाइगेज का काम होता है एडिशन, यानी कि ये जो 2 कंपाउंड है, ये कोई 2 कंपाउंड ये बन के ये इतना बड़ा कंपाउंड जो बनेगा, वहाँ पर इंजाइम होगा यूज लाइगेज। अब तीसरा है लाइएज, ये वाला लाइएज मतलब ब्रेक डाउन, जिसका एग्जांपल हो गया अल्डोलेज, ये ब्रेक डाउन में मदद करता है। अगला हाइड्रोलेज जो कि हाइड्रोलाइसिस में काम करता है, वाटर का रिमूवल या एडिशन में काम करता है, जिसका एग्जाम्पल हो गया इनोलेज। तब इसका पूरा साइकिल समझते किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये क्या है, हमें ग्लाइकोलाइसिस करना है, यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है। तो सबसे पहला जो हम स्टेप होगा, हम ग्लूकोज को लेंगे। अब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है पहला पोजीशन में। अब फ्रुक्टोज का क्या होता है, सेकेंड पोजीशन में केटोनिक ग्रुप होता है। ये आप याद कर लीजिए, आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो पता ही होगा। तो ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज में क्या होता है, एंजाइम यूज होता है हेक्सोकाइनेज। अब हमें काइनेज पता है कि काइनेज क्या करता था, फॉस्फोराइलेशन करता था, फॉस्फोरस ग्रुप यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को एड करता था। तो सबसे पहले इधर क्या होगा, ग्लूकोज में एटीपी रिक्वायर होगा, यानी कि एटीपी इधर हम देंगे। अब एक एटीपी है, एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप यानी कि 3 फॉस्फेट ग्रुप। अब एक फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा, इसमें यूज़ होगा और 2 फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा। ये 2 फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एडीपी, और एक एटीपी इसमें ऐड होगा हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में, और वो फॉस्फेट ग्रुप आके कहाँ पर 6 पोजीशन में अटैच हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। अब अगला जो है स्टेप है, सेकेंड स्टेप, इसमें ये जो एंजाइम है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, आइसोमेरेज हमने क्या पढ़ा था कि आइसोमेराइजेशन करता है। स्ट्रक्चर सेम होगा, फार्मूला सेम होगा, बस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज होगा। अब इसमें फिर से क्या होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप उसी पोजीशन पर रहेगा, इसीलिए इसको बोला गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। मगर ये हाइड्रोजन कार्बन का ये रिप्लेसमेंट होगा, ऑक्सीजन का ये रिप्लेसमेंट होगा। यहाँ पर देखिए सेकेंड पोजीशन में केटोन ग्रुप आया है, मगर इधर फर्स्ट पोजीशन में अल्डिहाइड ग्रुप था, इसीलिए 6 पोजीशन में आने के कारण से ये फॉस्फेट ग्रुप को नाम दिया गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अगला स्टेप में क्या होगा, एटीपी फिर से इस इधर यूज़ होगा, एटीपी यूज़ होगा मैग्नीशियम के प्रेजेंस में, और एडीपी में निकल जाएगा। और एटीपी यूज़ होने के कारण से 2 फॉस्फेट तो निकला है, 2 फॉस्फेट डाइफॉस्फेट निकला है, तो एक फॉस्फेट यूज़ हो जाएगा यहाँ पर, ये इधर जो अटैच हुआ है, और अगला जो है यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा, और इसीलिए नाम इसका पड़ा गया फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। देखिए फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप था, एक और 1 पोजीशन पे आ गया, इसीलिए फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, क्योंकि 2 फॉस्फेट ग्रुप है। अब अगला अल्डोलेज एंजाइम क्या करेगा, हमें यहाँ पर देखा थे कि अल्डोलेज जो है क्या करता है, ब्रेक डाउन, यानी कि इसको तोड़ेगा।
तो ये तोड़ के क्या बनाएगा, 2 कंपाउंड बनाएगा, एक तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, अगला ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये जो 2 कंपाउंड बनाएगा इसमें देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, यानी कि एक 6 कार्बन से 2 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा जिसका नाम ये हो गया। अब ये जो है ये इधर एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया, इधर एक फॉस्फेट ग्रुप आ गया। अब यहाँ से इधर से फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट से ये दोनों कंपाउंड तो बना, मगर ये कंपाउंड जो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये फिर से क्या करेगा, फॉस्फोट्राइओज आइसोमेरेज के एंजाइम के प्रेजेंस में फिर से एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना देगा। यानी कि यहाँ पर कितना हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स देखे, एक तो इससे बना, एक इससे ऐसे करके बना और एक ऐसे करके बना, ये एक तो ये हो गया और एक इस कंपाउंड से फिर से ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फिर से बन गया, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स बन गया। अब ये यूटिलाइज होगा बाकी प्रोसेस में, यानी कि यहाँ पर गौर करिए, नज़र दीजिए कि 2 मॉलिक्यूल्स अब जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ होगा। देखिए ये 2 मॉलिक्यूल्स ये हो गया, 2 इधर है, 2 ये जितना भी यूज़ होगा, जितना भी कंपाउंड अब यूज़ होगा वो 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ होगा। ठीक है, अब इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं था। अब यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ पर बंद हो जाएगा, इससे अब कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा, अब जो भी बनेगा वो इसी से बनेगा। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है NAD+, अब देखिए NAD+ में क्या होता है, ये जो भी है ये इसमें 3 ATP होता है, 3 ATP कंपाउंड होता है। एक NADS जो है 3 ATP देता है, ये यहाँ पर आप थोड़ा सा याद कर लीजिए कि एक NADS जो है 3 ATP देता है और इसमें एक ATP और एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है, एक फॉस्फेट ग्रुप और ऐड हो गया। तो इसमें देखिए यहाँ जो था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक पे इधर एक ही फॉस्फेट ग्रुप था, अब फिर से एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाएगा कि कौन से पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर ऐड हो जाएगा और इसका नाम पड़ जाएगा 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट। देखिए ये जो कंपाउंड है इसी कंपाउंड से बना है, यहीं पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही ये यहाँ पर है, वही से ये बना है। तो 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने के कारण से 1 और 3 पोजीशन पे, इसलिए 1,3 2 फॉस्फो ग्रुप है बाईफॉस्फो ग्लिसरेट, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड था, डिहाइड ग्रुप को जो है हटा दिया है, डिहाइड अल्डिहाइड ग्रुप जो था उसको हटा के 8 ग्रुप यहाँ पर आ गया है। कार्बोजाइलिक एसिड होता है कार्बोजाइलेट, इसीलिए यहाँ पर क्या है ग्लिसरेट। ठीक है, अब अगला जो है यहाँ पर क्या होगा, ATP यूज़ होगा, ATP यूज़ होके ATP बनेगा। वहाँ पर क्या होता है, ATP यूज़ हो रहा था, ATP यूज़ हो रहा था, ADP निकल रहा था, मगर यहाँ पर ATP यूज़ होके ATP बनेगा। अब यहाँ से ATP बनना शुरू हो गया, यहाँ फर्स्ट स्टेप में ATP यूज़ हुआ, यहाँ पर ATP यूज़ हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। अब यहाँ पर है वो स्प्लिट हुआ, इसलिए इसको स्प्लिटिंग फेज, ये हो गया स्प्लिटिंग फेज। अब यहाँ पर हो रहा है एनर्जी जनरेशन फेज, ATP रिलीज हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, अब पहला जो फेज था एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, दूसरा स्प्लिटिंग और तीसरा एनर्जी जनरेशन। अब ये एनर्जी जनरेशन का फेज में आ चुका है हम। ये 4 और 5 जो स्टेप था वो क्या था, स्प्लिटिंग फेज, क्योंकि यहाँ से टूट रहा था। अब ये क्या है, एनर्जी जनरेशन, इधर ADP यूज़ होगा और ATP में निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो 2 मॉलिक्यूल्स का क्या था, फॉस्फेट था, 2 मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट ग्रुप था, तो ये फॉस्फेट इधर इससे ज्वाइन हो जाएगा, ADP से ऐड हो जाएगा और ट्राईफॉस्फेट निकल जाएगा। डाईफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ऐड हो गए, ट्राईफॉस्फेट में निकल जाएगा। अब ये कंपाउंड इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर में फॉस्फेट है, इसीलिए इसको क्या नाम देंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। एक हट गया इसीलिए क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। बाई नहीं है क्योंकि एक ही फॉस्फेट ग्रुप है। इसके बाद क्या हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज ऐड होगा और उसके बाद ये बना देगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। म्यूटेज एंजाइम क्या कर रहा था, यहाँ पर देखिए म्यूटेज एंजाइम क्या कर रहा था, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या होता है, आपका जो फार्मूला है वो सेम ही रहेगा मगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये क्या बना दिया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पर यूज़ होगा एनोलेज, ये हाइड्रोलाइसिस कर रहा था, यहाँ पर देखिए हाइड्रोलेज एंजाइम है, एनोलेज जो है हाइड्रोलेज एंजाइम है, हाइड्रोलाइसिस करेगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेगा। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरीके से निकलेगा, देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में मिलाइए आप, इस स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर में मिलाइए, यहाँ से वाटर निकल के ये बनेगा, यहाँ से वाटर निकल के ये बनेगा, तो यानी कि ये हाइड्रोजन, ये OH निकल जाएगा। तो यहाँ पर नहीं है, देखिए ये हाइड्रोजन नहीं है, ये OH नहीं है, वाटर निकल गया, यहाँ पर CO और ये P का P हो गया, यहाँ CH2। अब बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड आ गया, इसको क्या नाम देंगे, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब अगला जो स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है 10 स्टेप, इसमें क्या होगा, पायरुवेट काइनेज फॉस्फोराइलेशन करता है क्योंकि काइनेज एंजाइम है। ATP यूज़ होकर यहाँ पर ATP निकल जाएगा, ये फॉस्फेट ग्रुप
ये डाइफॉस्फेट में ऐड होकर ये ट्राइफॉस्फेट बन के निकल जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा CO- COH डबल CH2 पायरुवेट, जिसको ये क्या है, इनोल फॉर्म है। अब ये जो इनोल फॉर्म है वो लगातार केटो फॉर्म में यानी कि स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है स्टेबल होने के लिए। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर के साथ पूरा रिएक्शन, जिसको हम पाथवे भी बोलते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर के साथ याद ही नहीं रहता। तो आप अगर ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद नहीं होता या टाइम कम है तो आप ये स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, ग्लूकोज, ये जो है नाम सब सेम है, इंजाइम सब भी सेम है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बस दिया गया नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया था, ये स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर बस नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं है, इंजाइम सब ये पूरा रिएक्शन पूरा सेम ही है। अगर आपको टाइम कम है या याद नहीं हो रहा तो आप ये याद कर सकते हैं, ये भी समझ लेते हैं। देखिए ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देता है। उसके बाद ये पूरा मैकेनिज्म वही है, इंजाइम भी वही है, ये 10 स्टेप है। अब इसको एक ट्रिक से समझते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था एक ट्रिक बताऊंगा, ये यहाँ पर ट्रिक है। अब ये ट्रिक देखिए, यहाँ पर है ग्लूकोज से हो गया गुड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हो गया गर्ल, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रेंड, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से फील, और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से ग्लास, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन से डेली, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट से बाई, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 3 पैक, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 पैक, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से प्ले, और पायरुवेट से पिंग पोंग। ये पायरुवेट तो इसका केटो फॉर्म हो गया। इसका मतलब क्या है, देखिए गुड गर्लफ्रेंड फील ग्लास डेली, बाय 3 पैक 2 पैक एंड प्ले पिंग पोंग। आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए गुड गर्लफ्रेंड फील ग्लास डेली, बाय 3 पैक 2 पैक एंड प्ले पिंग पोंग, जो इसका स्ट्रक्चर का ये सब का नाम हो गया। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका देखते हैं इनर्जेटिक्स से पहले ये जो लैंग्वेज है थोड़ा सा, ये 3 फेज़ का लैंग्वेज है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ जो था, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ में 3 स्टेप है। यानी कि देखिए यहाँ पर ATP यूज़ हो रहा था, यहाँ पर ATP यूज़ हो रहा था, 1 2 3 ये तीनों में ATP यहाँ पर नहीं हो रहा था, मगर यहाँ पर आइसोमेराइज हो रहा था। 1 2 और 3 जो फेज़ है यहाँ पर ATP यूटिलाइज हो रहा था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। अब यहाँ पर लैंग्वेज देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज में क्या आ रहा था, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा था 6th पोजीशन में, और 6th पोजीशन में हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज के प्रेजेंस में ये बन रहा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर वही लिखा है, देखिए ग्लूकोज इज, देखिए ये क्या लिखा है, ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन ATP एंड मैग्नीशियम। ये इरिवर्सिबल है क्योंकि मैंने शुरू में बोला था, जितना भी रेड कलर का है वो इससे तो ये बनेगा, मगर इस कंपाउंड से फिर से ये नहीं बनेगा, इसीलिए क्या ये इरिवर्सिबल है। तो लैंग्वेज है, आपको यही लिखना है जो इसमें दिया गया है, इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अंडरगो आइसोमेराइजेशन, ये ग्लूकोज जो 6 फॉस्फेट बना था वो आइसोमेराइजेशन में जाके फिर से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज हेक्सोज आइसोमेरेज, ये एंजाइम हो गया। तो सेम ही चीज़ आपको लिखना है। अब ये देखिए जो 4 और 5 स्टेप था, इधर क्या हो रहा था, स्प्लिट हो रहा था। देखिए इसलिए स्प्लिटिंग फेज, यानी कि टूट रहा था। यहाँ पर 4 और 5 जो स्टेप है स्प्लिटिंग फेज, क्योंकि ये यहाँ से इस कंपाउंड से ये स्प्लिट हो रहा था, फिर से इस कंपाउंड से ये स्प्लिट हो रहा था, इसलिए 4 5 क्या है, स्प्लिटिंग फेज। अब एनर्जी जनरेशन फेज, जहाँ की एनर्जी रिलीज होगा, तो देखिए 6 7 से लेकर 10 तक, 6 से लेकर 10 तक जो एनर्जी रिलीज होगा, NADH रिलीज हो रहा है, यानी कि ये 3 ATP रिलीज हो रहा है। यहाँ पर 1 ATP नहीं, क्योंकि ये देखिए जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर क्या है, ये 2 मॉलिक्यूल्स है, यानी कि ये क्या है, 3 NADH हो रहा है इंटू 2, कितना हो गया, 6 ATP रिलीज हो रहा है। यहाँ पर फिर से 1 ATP रिलीज हो रहा है, 1 ATP इंटू 2 ATP, ठीक है। यहाँ पर भी ये देखिए 2 ATP रिलीज हो रहा है, क्योंकि 1 ATP रिलीज हो रहा है इंटू 2, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड है 2 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक तो यहाँ से बन रहा था, एक यहाँ से बन रहा था, एक यहाँ से बन रहा था। अब जो भी कंपाउंड बनेगा वो 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा, इसीलिए 2 ATP यहाँ पर ऐसे करके रिलीज हो रहा है। अब इसका देख ही लेते हैं क्या, एनर्जेटिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अगर एनारोबिक कंडीशन में होता है, एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो वहाँ पर 2 ATP बनता है, और एरोबिक कंडीशन में होता है तो कितना ATP बनता है। देखिए 2 ATP तो कंज्यूम हो रहा था, 2 ATP यहाँ, 1 ATP यहाँ पर, 1 ATP यहाँ पर कंज्यूम हो रहा था, तो 2 ATP माइनस 2 ATP। अब 2 NADH फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पर देखिए NADH तो बन रहा है एक ही, मगर यहाँ पर कितना, 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 2 NADH बन रहा है। तो 2 NADH, एक जो NADH है 3 ATP देता है, यानी कि 2 NADH इंटू 3, यानी कि 6 ATP।
अब यहाँ पर एक एटीपी बन रहा है, देखिए यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो है, यहाँ पर देखिए फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम जो है वहाँ उसके प्रेजेंस में यहाँ क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। 2 एटीपी यहाँ पर बन रहा है क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और 2 एटीपी यहाँ पर बन रहा है क्योंकि ये भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो 2 एटीपी करके ये कितना बना, ये बन गया 10 एटीपी -2, क्योंकि यहाँ पर 2 एटीपी कंज्यूम हो रहा है, इसीलिए कितना है टोटल 8 एटीपी। एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन के एब्सेंस में कितना होता है, 2 एटीपी। अब इसका देखते हैं सिग्निफिकेंस। हमने पहले पाथवे देख लिया, एनर्जेटिक देख लिया, लास्ट में क्या है सिग्निफिकेंस, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो है सेल या टिश्यू में होता है, और उस दौरान हमें एनर्जी मिलता है एटीपी या तो एनएडीएच के फॉर्म में। अब हमने देखा ये एरोबिक कंडीशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो रहा था, एनारोबिक कंडीशन यानी कि एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो रहा था। तो इसका इंपॉर्टेंस हो गया। ये प्रोकारियोट और यूकारियोट दोनों में होता है। अब जब भी हमें मसल में एनर्जी का हाई डिमांड होता है, जैसे कि हम लोग रनिंग करते हैं, तो रनिंग के टाइम पे जो रनर होता है, एथलीट होता है, उसको मसल्स में क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ऑक्सीजन वहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा दौड़ते समय ऐसे ऐसे होने लगता है, यानी कि ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो रहा है। तो उस दौरान ग्लाइकोलाइसिस यूज होता है और वहाँ पर एनर्जी जनरेट करता है। अगला जो है एज द मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आर रिवर्सिबल। ये देखिए यहाँ पर जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन क्या था, रिवर्सिबल, यानी कि देखिए यहाँ पर जितना भी ब्लैक कलर से दिखाया गया है, ब्लैक कलर से डिनोट किया है, रिवर्सिबल है, यानी कि इससे ये भी बनेगा, इससे ये भी बनेगा। अब इसी की इम्पोर्टेंस लेके यही बात हमें गौर में करके क्या है कि इससे क्या होता है, रिवर्सिबल होने के कारण से ये फिर से जनरेटेड बैक, फिर से पायरुवेट से बन जाता है। पायरुवेट से फिर से क्या ग्लूकोज बन जाता है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये क्या है, इसका एक इम्पोर्टेंस है। ये साइटोसोल में हुआ, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अब हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो साइटोसोल में ग्लाइकोलाइसिस होगा और पावर वो दे देगा। तो ये ज़्यादा है, इसका क्या एक इम्पोर्टेंस में आता है। अब यहाँ पर लास्ट प्रोडक्ट जो बन रहा था पायरुवेट, ये देखिए यहाँ पर जो लास्ट प्रोडक्ट बन रहा था पायरुवेट, ये दोनों एक ही चीज़ है पायरुवेट। तो ये पायरुवेट जो है अगला जो प्रोसेस है उसमें इंटरमीडिएट का काम करता है, बीच का मीडिएटर का काम करता है, जैसे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, उसमें काम करता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए फैटी एसिड सिंथेसिस में काम करता है, फर्मेंटेशन में काम करता है। इंटरमीडिएट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का जो बीच बीच का जो प्रोसेस था, बीच बीच प्रोसेस में कुछ जो कंपाउंड रिलीज होता है वो यूटिलाइज होता है और दूसरे पाथवे में, जैसे कि DHPA यानी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ पर देखिए ये जो था डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये जो कंपाउंड है वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन में मदद करता है। ये रिड्यूस हो जाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, और उसके बाद ये क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड यानी कि बनाता है। तो ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया पाथवे, एनर्जेटिक और सिग्निफिकेंस ग्लाइकोलाइसिस का। अगला वीडियो हम सिट्रिक एसिड साइकिल का देखेंगे। तो इसका नोट्स जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसको मैं PDF बना के डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार विजिट कर लीजिएगा, तो इसका नोट्स मिल जाएगा। तो इसी के साथ थैंक यू। और फ्रेंड्स वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, इसीलिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में सिट्रिक एसिड साइकिल। धन्यवाद।